ट्रंप का टैरिफ बम। अमेरिका में विदेशी कारों पर लगेगा 25% टैक्स, बढ़ेंगी कीमतें। आगरा में सीएम योगी के विमान के इमरजेंसी लैंडिंग, ब्रेकिंग सिस्टम में थी दिक्कत। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार कार्यक्रम में आज होंगे शामिल। इंडिया गॉट लैटेंट विवाद, समय रैना से आज पूछताछ करेगा महाराष्ट्र साइबर सेल। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले को राष्ट्रीय राजधानी के हैदरपुर फ्लाईओवर पर अचानक रुकना पड़ा। सड़क पर 4 से 5 आवारा पशुओं के आ जाने से काफिले की गाड़ियों के पहिए थम गए। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता गाड़ी से उतरी और अधिकारियों को पशुओं को सड़क पर आने से रोकने के उपाय लागू करने के निर्देश दिए। सीएम का काफिला करीब 15 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को मेट्रो पिलरों का निरीक्षण करने निकली थी। एक दिन पहले अपना पहला बजट पेश करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस समस्या पर चिंता जताई थी और उपायों की भी घोषणा की थी। उन्होंने इसके लिए एक आधुनिक गौशाला बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घुमनखेड़ा में आधुनिक गौशाला बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में और नई गौशालाएं बनाने और सड़कों से मवेशियों को हटाने का वादा किया है। इस दौरान उन्होंने मेट्रो पिलरों पर लगे पोस्टर और होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए। वहीं मेट्रो पिलरों पर लगे पोस्टर और होर्डिंग पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि दिल्ली को गंदा ना करें। तो सीएम रेखा गुप्ता के काफिले को राष्ट्रीय राजधानी के हैदरपुर फ्लाईओवर पर अचानक रुकना पड़ा। आपको बता दें, 4 से 5 आवारा पशुओं के आ जाने से मुख्यमंत्री का काफिला रुका, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा खुद गाड़ी से उतरकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आई हैं। आपको बता दें, ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा भी टल गया है। सीएम रेखा गुप्ता बुधवार को मेट्रो पिलरों का निरीक्षण करने निकली थी। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कल उनका हैदरपुर फ्लाईओवर पर काफिला रुक गया, बड़ा हादसा भी टल सकता था आवारा पशुओं के आ जाने से। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के हैदरपुर की, तो दिल्ली के हैदरपुर में नई सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो निरीक्षण करने के लिए जा रही थी। तो हैदरपुर फ्लाईओवर के पास ही एकदम अचानक से उनका काफिला रुकता है और ड्राइवर जो है वो हादसे को भागते हुए कहीं ना कहीं ब्रेक लगा देता है गाड़ी को। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ये पूरी जो घटना है वो कहीं ना कहीं आवारा मवेशियों की वजह से देखने को मिली है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर गाय जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर इस तरीके के हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक नहीं लगाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। और कहीं ना कहीं फिर इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है मवेशियों को लेकर ही कहीं ना कहीं कार्रवाई करता है, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो बजट के अंदर भी मवेशियों को लेकर यानी कि आवारा पशुओं को लेकर भी अब नई सरकार के द्वारा गौशाला जो बनाने की बात की गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बजट जो है लगभग 40 करोड़ के करीब जो है बजट रखा गया है। और कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर और आवारा पशुओं को लेकर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो होती नजर आए। मगर जिस तरीके से काफिला हैदरपुर में फ्लाईओवर पर रुका और उसके बाद में रेखा गुप्ता जो है वो खुद उतर कर जायजा करती हुई नजर आई कि ये मवेशी जो है वो सड़कों पर कैसे आ जाते हैं, और उसको लेके उन्होंने अधिकारियों को भी उन्होंने उसी टाइम पर बुलाया और अधिकारियों से आदेश दिया कि अधिकारी जो है
वो दिल्ली की सड़कों से इस तरीके के जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है किए जाए। अगर उनको ले जाकर कहते हैं धर्मशालाओं में या फिर कहें मवेशियों के जगहों पर वहां पर रखा जाए, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारी जो थे वो कहीं ना कहीं संत थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि गायों को ले जाकर कहाँ रखना है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से रेखा गुप्ता के द्वारा बजट के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रावधान रखा गया कि मवेशियों के लिए कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, और इसी के लिए उन्होंने कैसे बजट भी रखा है। 40 करोड़ रुपए का बजट जो है वो कहीं ना कहीं इस दिल्ली से विधानसभा के बजट के अंदर बिल्कुल पेश किया गया है। मगर इससे यहाँ पर साफ जाहिर है कि दिल्ली के अंदर जो आवारा पशु है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि आवारा पशु नहीं है, ये पालतू पशु होते हैं, क्योंकि लोग जो है जो इन लोगों को पालते हैं, जो इन गायों को पालते हैं, वो दूध निकालने के बाद भी इनको छोड़ देते हैं और वो सड़कों पर लगातार घूमती है, कूड़े के ढेरों में मुंह खाना तलाशती है, जिसकी वजह से कई बार गाय जो है वो कहीं ना कहीं उस कूड़े के ढेर के अंदर कई बार ऐसी चीजें चली जाती है गाय के पेट में जिससे वो मर जाती है। मगर यहाँ पर बात करें सड़कों पर भी गाय जो है वो घूमती नजर आती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे एक्सीडेंट या फिर कहे ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। जी राजीव, देखिए जो आवारा जो गाय घूमती रहती है दिल्ली की सड़कों पर, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। पूर्व की सरकार में भी यही हालत था दिल्ली की सड़कों का, कई बार हादसा भी हो जाता था। जिस तरीके से आवारा गाय वहां पर घूमती रहती थी, चाहे कहीं भी हम देख लें, दिल्ली की हर जगह हर इलाके में ये मसला हमेशा से ही खड़ा रहा है। अब रेखा गुप्ता की सरकार है, क्योंकि हैदरपुर फ्लाईओवर पे वो गई तो उन्होंने खुद देख लिया। इस पे लेकर कोई सरकार के आगे का कोई एक्शन प्लान? देखिए, यहाँ पर बात करें पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर भी आवारा पशु या फिर कहें गायों को लगातार सड़कों पर देखा जाता था, जिसकी वजह से कई बार तो ऐसे हादसे होते थे कि गाय जो है वो आपस में लड़ जाती थी, और उसकी वजह से कई बार उन लोगों के बीच उनके बीच में कई बार इंसान जो है वो फंसते नजर आते। कई बार गाय जो है वो या फिर कहें इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कैसे इंसानों के ऊपर भी हमला कर देते थे, जिसकी वजह से कई बार कई लोगों की जान चली गई है। मगर कई बार तो ऐसे भी हादसे देखने को मिले हैं जो सड़कों पर गाय आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो चल रही होती हैं या फिर कहे जाम की स्थिति बन जाती है कई बार, और कई बार ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं जो बाइक वगैरह के, स्कूटी वगैरह के, जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं घातक होते हैं। मगर इसी को लेकर प्रशासन जो है वो लगातार कैसे कदम उठाने की बात करता है, मगर वो प्रशासन का कदम जो है वो कहीं ना कहीं जनता को नजर नहीं आता था। और इसी को लेकर लगातार पहले भी सरकार के ऊपर जनता जो है वो कहीं ना कहीं ये कहती थी कि आवारा पशु जब सड़कों पर घूमते तो उनके लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते। मगर अब जिस तरीके से नई सरकार की बात करें तो नई सरकार रेखा गुप्ता की बात करें, जिस तरीके उनके काफिले के रास्ते में ही अगर आवारा पशु जो है वो देखने को मिलते हैं, 4 से 5 गाय जो है कल हैदरपुर फ्लाईओवर के ऊपर भी देखने को मिली, जिसकी वजह से कैसे जो कहते रेखा गुप्ता की जो काफिला था वो कहीं ना कहीं लगभग 15 मिनट के करीब रुका था। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी वजह से लापरवाही देखने को मिलती है और आवारा पशु जो है वो सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। और ये पहली कोई घटना नहीं है, क्योंकि जब किसी कैसे बड़े नेता के या फिर बड़े अधिकारी के सामने इस तरीके के काफिला रुकता है और इस तरीके की आवारा पशु जो है देखने को मिलते हैं, मगर यही स्थिति जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं आवारा पशु जो है सड़कों पर घूमते हैं। लोग जो है जो इन गायों को पालते हैं वो सिर्फ दूध निकालने के बाद इनको खाना पीना नहीं देते हैं और उसकी वजह से उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। और इसको लेकर लगातार मीडिया में भी सुर्खी बनी रहती है कि कई बार हादसे जो है वो इस तरीके के देखने को मिले हैं, मगर तब भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो नहीं जागता है। मगर अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता के काफिले के सामने ही आवारा पशु जो है इस तरीके का आ जाते हैं और अब अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अधिकारी जो है इनको लेकर गौशाला के अंदर उनको पहुंचाया जाए, और दिल्ली के अंदर एक ऐसे बड़े गौशाला बनाने की बात की जा रही है जिसके लिए बजट भी दिल्ली सरकार के द्वारा तय किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता जो है वो हैदरपुर के या फिर कहे जो मेट्रो फ्लाईओवरों के पास जो होर्डिंग और जो बैनर लगाए जाते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं कैसे निरीक्षण करने के लिए निकली थी। और यही निरीक्षण जो है वो दिल्ली की जनता के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो मेट्रो कैसे पिलर बने हुए हैं उन पर जो होर्डिंग लगाए जाते हैं उसको लेकर साफ सफाई को लेकर कदम उठाने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें नालों की सफाई को लेकर भी रेखा गुप्ता के सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं बड़े बजट के अंदर कहीं ना कहीं प्रावधान जो है बनाए गए हैं, उनके लिए भी बजट रखे गए। नालों की सफाई की बात करें, सड़कों की सफाई की बात करें, मेट्रो पिलरों के ऊपर जो होर्डिंग लगाए जाते हैं उनको लेकर ठीक है। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी सबसे पहले बीएलजे इंटर कॉलेज के मैदान में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विंध्याचल स्थित मोती झील हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से मुख्यमंत्री मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। फिर वह अष्टभुजा गेस्ट हाउस जाएंगे। वहां से मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। मिर्जापुर में बन रहे विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद शाम 4 बजे वे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो मुख्यमंत्री योगी का आज मिर्जापुर दौरा रहने वाला है। आपको बता दें, एक दिवसीय दौरे पर वो मिर्जापुर रवाना होंगे, जहां सीएम दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, बीएलजे इंटर कॉलेज के मैदान में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी करेंगे। साथ ही वे अष्टभुजा गेस्ट हाउस जाएंगे। वहां से मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आज मिर्जापुर दौरा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ विंध्याचल स्थित मोती झील हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वो सीधा मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर आज मुख्यमंत्री योगी के पहुंचने का कार्यक्रम है। आपको बता दें, एक दिवसीय मिर्जापुर दौरे पर वो रहेंगे। लगातार 8 साल पूर्ण होने पर सरकार के वो उत्तर प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों में कोई बाधा ना आए। आपको बता दें, योगी सरकार का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। तो सुशासन कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ विंध्याचल स्थित मोती झील हेलीपैड पहुंचेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी सबसे पहले बीएलजे इंटर कॉलेज के मैदान में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद शाम 4 बजे वह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसका निरीक्षण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिर्जापुर में किया जाएगा। वहीं मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने का भी उनका कार्यक्रम है। तो एक दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर का रहने वाला है। सीएम दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी सबसे पहले बीएलजे इंटर कॉलेज के मैदान में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राम कुमार का रुख कर लेंगे। राम, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा रहने वाला है, क्या तैयारियां और क्या खास सुरक्षा व्यवस्था? आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में 12 बजे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद बीएलजे ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सेवा, सुशासन, सुरक्षा के 8 साल पूरे होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद मड़ियान में पहुंचेंगे। वहाँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा के लिहाजा से भारी फोर्स तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। जी,
सुशासन के 8 साल पूरे होने पर आज क्या खास देखने को मिल सकता है कार्यक्रम में राम? शासन के 8 साल पूरे होने के, उत्तर प्रदेश प्रशासन के 8 साल पूरे होने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ मिर्जापुर में भी सौगात देने की घोषणा भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार विकास के दावे कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे। विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का भी वो निरीक्षण करेंगे राम, तो उसको लेकर क्या तैयारियां वहां पे? आवाज आ रही है आपके पास? ठीक है, बहुत शुक्रिया राम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज 1 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचेंगे। आपको बता दें 8 साल पूरे होने पर सुशासन कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ेंगे हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान, जहां सदन के अंदर भाजपा सरकार पर हमलावर है, वहीं सदन के बाहर भी भाजपा सरकार को घेरने जा रही है। आज हिमाचल विधानसभा के बाहर भाजपा प्रदर्शन करने जा रही है। बुधवार को इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संचालन समिति के साथ कल के प्रदर्शन की चर्चा भी की और उचित निर्देश भी दिए। आज शिमला में विधानसभा के बाहर भाजपा के नेता और पदाधिकारी सहित 10,000 कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। इसको लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि 27 मार्च को बीजेपी का चौड़ा मैदान में विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश से 10,000 कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। इस विशाल प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, लगातार विपक्ष कांग्रेस की सरकार को घेरने का काम कर रहा है, आज रणनीति बनाई गई है प्रदर्शन को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने काफी दिन पहले से रणनीति बना ली थी कि विधानसभा के बाहर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। सुक्खू सरकार की जो गारंटियां हैं उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है और सुक्खू सरकार के जो कुछ फैसले पिछले कुछ दौरान रहे हैं उनके खिलाफ भाजपा आज ये प्रदर्शन करने जा रही है, सरकार को घेरने जा रही है। और ये बहुत माँ धरना, इसका माँ प्रदर्शन इसको उन्होंने नाम दिया है। और वो कहा जा रहा है कि भाजपा के जो नेता और पदाधिकारी सहित 10,000 कार्यकर्ता प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे और भाजपा ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। और आज पूरे प्रदेश भर से यानी मंडल स्तर पे भी लोगों को ये यहाँ पर आने के लिए भाजपा ने तैयार किया था और हर जिले से जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। विधायकों की लगाई गई थी कि जो प्रदर्शन उनका होने जा रहा है उसमें जो कार्यकर्ता उनको वो लेकर आए और लगभग 10,000 कार्यकर्ता बताया जा रहा है कि आज प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे हैं। और विभिन्न जो संगठन है भाजपा के वो भी पिछली रात को ही शिमला पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है प्रदर्शन जो है आज जोरदार यहाँ पे रहने वाला है। और कहा यही जा रहा है कि जो ये प्रदर्शन है सरकार के संरक्षण में जो माफिया राज चल रहा है उसके खिलाफ है और ट्रांसफर, कबाड़, डब्बा, नशा, शराब, ठेकेदार, जंगल, खनन, भू जल जैसे सभी माफिया जो हिमाचल प्रदेश में हावी है, तो विपक्ष इन सबको मुद्दा बनाकर जो है सरकार को यहाँ घेरने का एक प्रयास करेगा। और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो सरकारी महकमे हैं वहां पे भी भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है और छोटे छोटे कामों में भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आज ये देखने वाली बात है कि जो ये प्रदर्शन भाजपा यहाँ पे करने जा रही है और सरकार पर कितना उसका असर पड़ता है या सरकार उसको विधानसभा तक वो लोग ना पहुंचे उसके लिए कैसी तैयारियां करती है। क्योंकि चौड़ा मैदान में ये सारे लोग पहले एकत्र होंगे, वहां पे जो प्रदर्शन है पहले वहां पे जो भाजपा के बड़े नेता है वो इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से जो प्रदर्शन है वो विधानसभा घेराव करने की कोशिश करेगा, विधानसभा पहुंचने की कोशिश करेगा। और देखना यही जाता है कि जब इस तरह का बड़ा धरना प्रदर्शन हो तो धक्का मुक्की और स्थिति जो है तनावपूर्ण हो जाती है। तो आज ये देखने वाली बात है कि पुलिस किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो उसको किस तरह से नियंत्रित कर पाता है। क्योंकि बताया यही जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और अभी से वो जितना शुरू हो जाएंगे और 12 बजे के आसपास जो है वहाँ पे संबोधन करेंगे वहाँ पे नेता और वहाँ उसके बाद जो है ये जो धरना प्रदर्शन है जो लोग एकत्र हुए हैं वो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। जी, ये जो आज प्रदर्शन होने वाला है टीना, इस पर कांग्रेस सरकार की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस तो पहले ही कह रही है कि जो विपक्ष है वो लगातार राजनीति कर रहा है। उनके कार्यकाल में भी ये सब मुद्दे हावी थे, अपने कार्यकाल में उन्होंने इस तरह का कोई काम
किया नहीं। और अब जो है कांग्रेस जो बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रही है उसको रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो भाजपा जो इन मुद्दों पे राजनीति कर रही है जिन पे होनी नहीं चाहिए थी, उससे जो है वो जनता को यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो भी जो जनता के बीच अपना पक्ष लेकर जाएगी और जनता को बताएगी कि भाजपा केवल ये जो मुद्दे हैं इन पे राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार का प्रयास ये है कि जो जनता है, जो वर्ग है, हर वर्ग है, उसको यहाँ पे राहत पहुंचाई जाए, उसके लिए काम किया जाए और वो प्रयासरत है। सरकार जो है वो ये लगातार इसी बात पर अड़ी हुई है कि व्यवस्था परिवर्तन की ये सरकार है। और अभी फिलहाल बेशक उनको परिणाम जो है दिख नहीं रहे होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन आने वाले समय में हिमाचल के हित में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उसके परिणाम जो है धरातल पर दिखेंगे। और जो लोग हैं वो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के जो निर्णय है, जो प्रयास है, उनकी सराहना भी करेंगे और उनका समर्थन भी वो करेंगे। ये यहाँ पे कांग्रेस सरकार का यहाँ पे कहना है। टीना, ये जो सुक्खू सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया था, क्या इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से आज के प्रदर्शन में? बिल्कुल, देखिए लगातार ये विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से बजट में जो चीजें होनी चाहिए थी वो शामिल नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट का आकार इस बार नहीं बढ़ाया गया था। हालांकि जब पिछले कल बजट पारित हुआ है तो 4 करोड़ की 4,000 करोड़ की जो वृद्धि है वो इसमें की गई है, लेकिन विपक्ष जो है इससे जो सेटिस्फाइड नहीं है। वो लगातार कह रहा है कि बजट को लेकर भी जो उम्मीदें लोगों की थी, जो राहतों की उम्मीद आम जनता कर रही थी और जो कुछ निर्णय सरकार की तरफ से उम्मीद थी कि वो लेंगे और कुछ गारंटियां जो सरकार लगातार कह रही थी कि हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, वो उनका भी कोई जिक्र जो है बजट में नहीं है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी चीजें इसमें नहीं है। तो आज जो है ये सारे जो कंबाइंड मुद्दे हैं इनको लेके जो है भाजपा अपना प्रदर्शन करने जा रही है। और पिछले दिनों जो HPCL के मुख्य अभियंता विमल नेगी की असामान्य परिस्थितियों में मौत है, उसका मुद्दा भी वो यहाँ पे उठाएगी और बताएगी कि जो यहाँ पे जो कुछ माह पहले जो विमल नेगी और जो प्रबंधन है उनके बीच जो तनाव की स्थितियां बनी थी उसका क्या कारण था और जो अनुचित लाभ किसी को पहुंचाया गया है जिसके कारण विमल नेगी को आत्महत्या करनी पड़ी, ये तमाम चीजें आज कंबाइंड करके भाजपा लेकर आई है। चाहे वो स्कूल बंद करने का निर्णय था, चाहे माफिया किसी भी तरह के माफिया की हम बात करें, या जिस तरह से लगातार प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था पे भाजपा लगातार प्रहार करती रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, ध्वस्त हो गई है। तो तमाम ये मुद्दों को लेकर आज भाजपा महाप्रदर्शन यहाँ पे करने जा रही है और उम्मीद यही है कि इस प्रदर्शन में भाजपा की तरफ से बहुत सारे बड़े नेता, बहुत लोग भाग लेंगे। और कहा यह जा रहा है कि आज के प्रदर्शन में जो सांसद हैं कंगना रनौत, जो बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं, वो भी यहाँ पे प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचेंगे। मतलब कुल मिला के बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने जा रहा है। लेकिन टीना, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इस प्रदर्शन का असर कितना पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो आएंगे, सुरेश कश्यप है, राजीव भारद्वाज है, ये सांसद भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और लगातार जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश के जिले भर से वो भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन बात वही है कि फर्क कितना सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार अभी तक ये देखने में आया कि सरकार को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और इस बार हालांकि सरकार, अगर हम ये कहें कि सरकार हावी रही है बजट सेशन के अंदर, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने शुरू से जो है आक्रामक रुख रखा, विपक्ष को बहुत ज्यादा हावी नहीं यहाँ पे होने दिया है। तो ऐसे में आज का प्रदर्शन का कितना असर या कितना प्रभाव यहाँ सरकार पर पड़ेगा, ये कहना भी यहाँ पे अभी इसको कहना ज्यादा सही नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि बहुत ज्यादा जो असर है वो सरकार पर इस प्रदर्शन का जो है वो पड़ने नहीं वाला है। अगर ये प्रदर्शन बड़ा रूप ले लेता है टीना, तो फिर सरकार की आगे की क्या रणनीति रहेगी, सुक्खू सरकार की? बिल्कुल, देखिए क्योंकि भाजपा कह रही है कि अभी ये जो प्रदर्शन है इससे उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं जिले भर से, प्रदेश भर से, लेकिन आने वाले समय में आम जनता को ऐसे प्रदर्शनों में शामिल किया जाएगा, आम जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। तो सरकार भी लगातार, क्योंकि फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, मुसीबत यही है कि उनका जो संगठन है कांग्रेस का वो यहाँ पर है नहीं अभी, जो उसका जवाब दे पाता इन प्रदर्शनों का। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में कांग्रेस अपने जो संगठन है उसको यहाँ पे मजबूत करेगी, बनाएगी, उसका पुनर्गठन करेगी। और उसके बाद, क्योंकि पहले भी सुक्खू सरकार ये कि जिस तरह की राजनीति विपक्ष करेगा, जिस तरह का
हथकंडा वो अपनाएगा, वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जनता के बीच जाकर कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, वही चीज कांग्रेस भी यहाँ पे करेगी, लोगों के बीच जाएगी, लोगों को भाजपा सरकार की जो पूर्व सरकार रही है भाजपा की हिमाचल में, उसकी कारगुजारियों की यहाँ पे रिपोर्ट देगी। और अपना जो उन्होंने जो छोटे छोटे निर्णय से जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदला है या पटरी पर लाने का प्रयास किया है, वो सारी चीजें जो है लोगों के सामने रखी जाएगी ताकि लोग जो है यहाँ पे गुमराह न हो। अब देखने वाली बात यही है कि जो भाजपा ये आज महाधरना प्रदर्शन करने जा रही है और आने वाले समय में भी वो ये कह रही है कि लोगों के बीच आएगी, उसका जवाब कांग्रेस सरकार यहाँ पे किस तरह से दे पाती है, यही आज सबसे बड़ी बात ये देखने वाली रहने वाली है। बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुक्खू सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन होने जा रहा है, आपको बता दें बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन होगा। आगे बढ़ेंगे। संगठन पर्व के तहत भाजपा ने उत्तराखंड में मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, तो वहीं अब सभी की निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि मार्च लास्ट या फिर अप्रैल की शुरुआत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करा सकती है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गिरौला ने बताया कि भाजपा ने मंडल और जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का अलग शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत जगह बनेगी और सही समय आने पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं का को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी उस शेड्यूल में व्यवस्था बनेगी कि केंद्र से जो चुनाव अधिकारी हैं उस शेड्यूल को निर्धारित करेंगे और सही समय आने पर जैसा केंद्र उचित समझेगा उत्तराखंड को प्रांतीय अध्यक्ष मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन जानकारी के साथ उत्तराखंड से संवाददाता अभिनव नायक का रुख कर लेंगे। अभिनव, अब सबकी निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में टिकी हुई है, बट पहले तो ये जानकारी दे दीजिए कौन से ऐसे मुख्य नाम सामने आ रहे हैं। फातिमा, अगर बात करें तो संगठन पर्व के तहत जो है भाजपा ने प्रदेश में मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों की घोषणा जो है वो पहले ही कर दी थी। और अगर आप बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर जो है सभी की नजरें जो है टिकी हुई है और माना भी जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में जो है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम फाइनल हो सकता है। और अगर बात करें तो अभी जो है नाम निकल कर अगर सामने आ रहे हैं तो गढ़वाल से जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। इस तरह जो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी है उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। और अगर दलित चेहरे की बात करें तो खजानदास का नाम भी जो है चर्चाओं में चल रहा है। और अगर हम इस बार जो बीजेपी अगर महिला नीति अपनाती है प्रदेश के अंदर तो महिला नीति के साथ साथ दो नाम जो है सामने आ रहे हैं। जो केदारनाथ से इस समय विधायक है आशा रूटियाल, उनका नाम भी जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम के पैनल के साथ चल रहा है। और अगर बात करें तो इस समय जो ज्योति रौतेला है और इसके अलावा बात करें तो कई ऐसे नाम भी हैं जिनका अभी चल रहा है चर्चाओं में। और बात करें तो अभी जिस तरह से जो चुनाव प्रभारी है यहाँ के खजानदास, उन्होंने कहा भी है कि केंद्रीय नेतृत्व से जो है सहमति मिलने के बाद राज्य में जो है चुनाव करा दिए जाएंगे और उसके लिए जो है राज्य पूरी तरह से तैयार भी है। जी फातिमा। अभिनव, महिलाओं को तो हमेशा से ही मौका मिला है बीजेपी की तरफ से, तो क्या इस बार प्रदेश अध्यक्ष में कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम? और दूसरा सवाल, क्या कोई युवा को इस बार मौका मिल सकता है? बिल्कुल, अगर बात करें तो पहले दिन जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के नाम में कई नाम अभी जो है चल रहे हैं चर्चाओं में है, जैसे रमेश पोखरियाल निशंक है, आदित्य कोठारी है, विनोद चमोली है ब्राह्मण चेहरा में। और अगर बात करें तो दलित चेहरे में खजानदास का नाम है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो दीप्ति रावत है और आशा रोटियाल है। यह सभी नाम जो है अभी चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन इस पर जो है चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का कौन होगा। हालांकि यह सभी नाम जो है अभी चर्चाओं में बढ़े हुए हैं। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चुनाव भी होना है, तो
संभावित तौर पर यह भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में उसके बाद ही जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो। जी फातिमा। अभी सीएम धामी भी दिल्ली दौरे पर गए थे अभिनव, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी, तो क्या वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर कोई चर्चा दोनों के बीच? फातिमा, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है नई दिल्ली जरूर गए थे, और अगर बात करें तो उनकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई होगी, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई होगी। तो माना जा सकता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का नाम पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। जी फातिमा। अभिनव, प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का हमेशा से अलग शेड्यूल रहा है, तो इस बार उत्तराखंड के लिए कैसा शेड्यूल रहेगा? बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी जो है जो दिशा निर्देश शीर्ष नेतृत्व से आएंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को जो है अपनाया जाएगा। हालांकि जो जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उनकी जो है बीजेपी ने पहले से ही नियुक्ति कर दी है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है, और जैसे भी दिशा निर्देश शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आएंगे, उसी प्रक्रिया के तहत जो है यहाँ पर भी जो चुनाव प्रभारी है और जो चुनाव समिति है, उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर चुनाव होंगे और प्रदेश अध्यक्ष जो है उत्तराखंड को नया मिल पाएगा। जी फातिमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अब जल्द ही घोषणा हो सकती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने बैंगलोर दौरे को समाप्त कर रायपुर लौट रहे हैं। जानकारी की सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 9:30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर पहुंचेंगे। वहां से 9:40 पर कार द्वारा रवाना होकर 10 बजे वे मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन रायपुर पहुंचेंगे, जहां उनका शेष दिन आरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि बीते दिन यानी 26 मार्च को बैंगलोर में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें 3700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं आज रायपुर लौटने के बाद उनके विशिष्ट कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे राज्य के प्रशासनिक कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने बैंगलोर दौरे को समाप्त कर रायपुर लौट रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 9:30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर पहुंचने वाले हैं, जहां से वे 9:40 पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे, सिविल लाइन रायपुर पहुंचेंगे, जहां उनका शेष दिन आरक्षित रहेगा। आपको बता दें, अपने बैंगलोर दौरे के दौरान उन्होंने आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें 3700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम।
आगे बढ़ेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया है। उन्होंने मेरा पंजाब बदलता पंजाब थीम पर 2.36 लाख करोड़ का बजट रखा है। ये पिछली बार से करीब 15 गुना ज्यादा है। बजट में सरकार का फोकस नशे पर रहा, जहां 150 करोड़ रुपए से सरकार ड्रग जनगणना कराएगी। इसका मतलब पंजाब में नशा कर रहे लोगों की गिनती की जाएगी। सेहत बीमा कवर योजना के तहत 65,000 परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी लाएगी। इसके प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रखे गए हैं। वहीं 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। इसके लिए बजट में 7,614 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्तीय निगम से लिए गए लोन को माफ किया है। वहीं इसमें 4,650 लोगों को फायदा होगा। साथ ही सरकार ने किसी नए टैक्स का भी ऐलान नहीं किया। इससे पहले हरपाल सिंह चीमा ने सुबह अपने सरकारी आवास पर बजट की कॉपी साइन की। इसके बाद उन्होंने सीएम भगवंत मान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। तो पंजाब में अपना बजट पेश हुआ है। आपको बता दें, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया है। उन्होंने मेरा पंजाब बदलता पंजाब थीम पर 2.36 लाख करोड़ का बजट रखा है। वहीं आपको बता दें कि ये पिछली बार की बजट से करीब 15 गुना ज्यादा है। बजट में सरकार का फोकस इस बार खास तौर पर नशे पर रहा है। आपको बता दें, सरकार ड्रग जनगणना कराएगी। इसका मतलब पंजाब में नशा कर रहे लोगों की गिनती की जाएगी। वहीं सेहत बीमा कवर योजना के तहत 65,000 परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जो जनहित से जुड़े हैं। आपको बता दें, प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी लाएगी। 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली पंजाब की जनता को मिल रही है वो जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी का रुख कर लेंगे। अमित, इस बार का बजट ऐसा लग रहा है कि हेल्थ पर ज्यादा फोकस रहा है और नशे पर। बिल्कुल, कल जो है अगर बात की जाए तो पंजाब का जो है बजट जिस तरह से आया है और कह सकते हैं कि काफी राहत जो है लोगों को मिली है। खासकर अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें जो है लोगों को काफी राहत मिली है। कई स्कीमें जो है आम लोगों के लिए जो है आई हैं और इससे लोगों में जो है काफी एक अच्छी जो है लहर जो है देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर बात की जाए नशे की, तो नशे पे भी जो है काम जो है इस बार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है नशे की चेन को जो है कहीं ना कहीं तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेके भी जो है पहले भी जो है कई कार्रवाई हुई और आने वाले दिनों में भी कई कार्रवाई हो सकती हैं। और साथ ही बजट में भी काफी जो है नशे और हेल्थ पे जो है काम किया गया। जी, आम जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरते हुए नजर आ रहा है आपको अमित? देखिए, कल जिस तरह से बजट है जो है पेश हुआ है और आज जो उसके बाद जो है कुछ लोगों के साथ जो है जरूर बातचीत भी हुई, जो विशेषज्ञ हैं खासकर उनके साथ भी बातचीत हुई। हालांकि विपक्ष जो है जरूर अक्सर जो है सवाल उठाता है, मगर आम लोगों का ये जरूर कहना है कि खासकर हेल्थ प्रणाली अगर जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है राहत मिलती है। तो लोगों में जो है खासकर पंजाब के कई जो लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस बार का जो बजट है उसमें हेल्थ सेक्टर को काफी मजबूत किया गया, जिससे जो है पंजाब सरकार की सराहना भी हो रही है। जी अमित, जो महिलाओं को 1100 रुपए मिलने वाले थे, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पे वादा किया था, इसमें इस बजट में कोई प्रावधान देखने को नहीं मिला है। महिलाओं को तो खासी नाउम्मीदी देखने को मिली होगी। बिल्कुल, महिलाओं को जरूर आस थी और पिछले अगर बात की जाए जिस तरह से पंजाब के अंदर 3 साल के आसपास जो है हो चुके हैं, तीसरा बजट भी ये था तो आम आदमी पार्टी का, तो बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि लोगों को काफी आस थी, खासकर महिलाओं को, कि जो 1100 रुपए प्रति महीना देने की बात की गई थी वो इस बार जो है बजट में आ सकता है। मगर इस बार भी महिलाएं कहीं ना कहीं निराश रही हैं, मगर उसके बावजूद भी जो पॉलिसी जिस तरह से हेल्थ के लिए लेकर आए हैं उससे जो है काफी खुशी की लहर जो है देखने को मिल रही है। ये जो सरकार ड्रग जनगणना कराएगी अमित, इससे नशे को खत्म करने में कितना मदद मिल सकता है? देखिए, नशे की अगर बात करें तो नशे की चेन जो है लगातार जो है तोड़ते हुए पंजाब सरकार जो है दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कई जगहों पर कार्रवाई हुई, खासकर जो नशा तस्कर हैं
उनके ऊपर जो है कार्रवाई देखने को मिली। उन्होंने जिस तरह से अपनी जो प्रॉपर्टी नशे का कारोबार करके जो है बनाई गई थी, उसको जिस तरह से तोड़ा गया, और आने वाले दिनों में भी जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में भी हो सकती है। तो बिल्कुल पंजाब के अंदर जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है वो लगातार नशे को की जो चेन है उसको तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ये जो मुहिम जो शुरू की है और इससे जो है नशा पंजाब में आने वाले दिनों में खत्म हो सकता है, और पंजाब के सीएम भगवंत मान का सपना है कि पंजाब को रंगला पंजाब बने। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंजाब सरकार ने कल अपना चौथा बजट पेश किया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में सुशासन की बात करने वाली सरकार के दावों पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पटना पुलिस मुख्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। यह घटना पटना के मगध महिला कॉलेज के पास की है, जहां 20 से 25 अज्ञात लोगों ने एक निजी चैनल के पत्रकार को घेर कर गाली गलौज की और बेरहमी से पीटा। पत्रकार को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, देखिए एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं बिहार सरकार की। पत्रकार पर इस तरीके से हमला, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्या कारण रहे? जिस तरह से एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, और पत्रकार के हमला जो हुआ है बिल्कुल पटना पुलिस मुख्यालय जो है उसके 200 मीटर के नजदीक पे ये हमला हुआ है। मगध महिला कॉलेज में समाचार संकलन के दौरान वो पत्रकार गए हुए थे, और उनके ऊपर जो है छात्र कहे या फिर उपद्रवी कहे, जो भी थे 20-25 की संख्या में आते हैं और उनसे उनका मोबाइल छीन लेते हैं और उनको बेरहमी से पीटा जाता है, गाली गलौज किया जाता है, और पुलिस का कोई अता पता नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे जो है कानून व्यवस्था बिहार में चरमराई हुई है। जैसा विपक्ष लगातार भी आरोप ये लगाता आया है कि बिहार में कानून व्यवस्था और नीतीश सरकार का सुशासन है वो कहीं न कहीं से सुशासन का इकबाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी का ये परिणाम है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती है। और जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और उसको लेकर के यहाँ पे तनाव एक भरी स्थिति है। इसके पिछले दिन भी पटना वुमेन्स कॉलेज में गोलीबारी हुई थी, और कुछ दिन पहले जो है दरभंगा हाउस में जो वहाँ के एचओडी है उनके गाड़ी के ऊपर बम फेंका जाता है। तो निश्चित तौर पे जो है ये सारी घटनाएं जो भी हुई है पटना के कहा जाए सबसे व्यस्तम इलाके और जो पुलिस मुख्यालय उससे महज कुछ दूरी पे हो रही है, तो निश्चित तौर पे पुलिस का इकबाल यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी सुरजीत, तो जिन लोगों ने हमला किया उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, क्या कह रही है पुलिस? जी फातिमा, बिल्कुल इस मामले में अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, और एफआईआर दर्ज करते हुए पटना जो गांधी मैदान के डीएसपी हैं स्वीटी सहरावत, उन्होंने कल घटनास्थल पे जाके लोगों से पूछताछ की, और जो घटनास्थल पे जो गार्ड है उनसे जानकारी ली गई, और इस मामले में अभी तक फिलहाल 2 गिरफ्तारियां हुई है और बाकी लोगों की सीसीटीवी के जरिए पहचान की जा रही है, और उनकी गिरफ्तारी करने के दावे पुलिस कर रही है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का ये घटना है वो बिल्कुल भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला है। घटना होने के बाद पत्रकार की जिस तरीके से पिटाई की गई है और वो गंभीर रूप में घायल हो गए हैं और उनके हाथ टूट गए हैं और उनके सर में भी काफी चोटें आई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बिल्कुल ये कहना होगा कि पुलिस यहाँ पे बिल्कुल पुलिस का जो इकबाल होता है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है। जी, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस के द्वारा, उनसे पूछताछ में क्या सामने आया है? क्या कारण रहे इस तरीके से हमला करने की पत्रकार के ऊपर?
जी फतवा उनकी गिरफ्तारी, जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में अभी पुलिस ने कुछ जानकारी नहीं दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी लोग होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है वो 2 लोग से पूछताछ की जा रही है और आगे लोगों को चिन्हित करके पुलिस का कहना है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर पत्रकार का संघ की बातें माने तो पत्रकार संघ आज जो है विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां पे मुख्यमंत्री के पास जाके ज्ञापन देने की बात कर रही है और इस तरीके की घटना आगे न घटे पत्रकारों के साथ, इसके लिए कोई सख्त कानून बनाने की मांग यहाँ पे की जा रही है। जी सुरजीत, देखिए सवाल तो अब उठना लाजमी हो गया। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की ऐसी हालत बिहार में हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे अब सरकार बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी है। नीतीश कुमार इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते। जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से बीते कुछ दिनों की बात करें तो बिहार में कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई है और विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार तो माने जाते हैं कि सुशासन के पुरोधा है और जब से उनकी सरकार आई है बिहार में सुशासन की सरकार है और कानून व्यवस्था का राज है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इस मामले में नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और ये भी देखना होगा काफी दिलचस्पी नीतीश कुमार की ये चुप्पी आखिर किस हद पे जाके टूटती है। तो जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में बेहासा वृद्धि हुई है, इसको देखते हुए नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। जी सुरजीत, जिस राज्य में पुलिस और पत्रकार ही जब महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, तो फिर कैसे होगा? जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे बात करें तो जिस तरीके से पुलिस वालों की हत्या हो रही है, पत्रकार की भी बीते दिनों औरंगाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई और फिर राजधानी पटना में पत्रकार के ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कानून व्यवस्था में सवालिया निशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार में लगातार अब कानून व्यवस्था की हालत बरबर हुई है। आगे बढ़ेंगे। असम में वरिष्ठ पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहरा गया है। पत्रकार संगठनों और नागरिक समाज में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में मार्गेरिटा पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बुधवार को मार्गेरिटा पत्रकार संघ ने मजूमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उन्हें गुवाहाटी में अपेक्स बैंक से जुड़े एक भ्रष्टाचार मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार संघ ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के महासचिव राणा ज्योति नियोग के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मजूमदार की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई। तो असम में वरिष्ठ पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी को लेकर अब विवाद गहरा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ असम से संवाददाता चंदन हीरा का रुख कर लेंगे। चंदन, देखिए जिस तरीके से पत्रकार दिलावर की गिरफ्तारी को लेकर अब विवाद गहरा गया है, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? क्या कहना है वहां पे लोगों का? जी देखिए फतेमा, मैं बता दूं कि असम के गुवाहाटी में एक ऐसी घटना घटी है कि एक वरिष्ठ पत्रकार जो दिलदार हुसैन मजूमदार है, उनको एक बैंक में पूछताछ के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसको लेकर देखा जा रहा है कि पूरे असम में जो मीडिया कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई प्रेस क्लबों से भी विरोध प्रदर्शन आ रहा है और देखा जा रहा है कि मार्केटा के जो पत्रकार संघ है उन लोगों ने भी जो वरिष्ठ पत्रकार है दिलदार हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी पर खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और देखा जा रहा है कि कल गुवाहाटी में भी एक रैली की है मीडिया कर्मियों ने और विरोध प्रदर्शन किया है। और देखा जा रहा है कि अभी जो दिलदार हुसैन मजूमदार है, उनको जो कोर्ट ने उनका जो जमीन मंजूर किया है और उसको लेकर देखा जा रहा है कि जो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो कामयाब हो गया है। और इसको लेकर देखा जा रहा है कि मीडिया कर्मी भी अभी कुछ खुश है। अपेक्स बैंक से जुड़ा ये भ्रष्टाचार है चंदन, इसको लेकर क्या जानकारी है? किस तरीके से इसको भ्रष्टाचार किया गया था? जी देखिए फतेमा, मैं ये पूरा घटना बताता हूँ कि ये जो घटना हुई थी, ये अपेक्स बैंक के बाहर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था और तभी देखा जा रहा है कि जो दिलदार हुसैन मजूमदार है, उन्होंने वहाँ का जो प्रदर्शन हुआ था उसका खबर ली थी और उसके बाद देखा जा रहा है कि जो वहाँ एक अपेक्स बैंक के जो कर्मचारी है उनको ये घटना के बारे में पूछा था और देखा जा रहा है कि उसी वक्त वो वहाँ के कर्मचारियों ने उनको ऊपर बुलाया और उसके बाद देखा जा रहा है कि पुलिस ने
जो दिलावर हुसैन मजूमदार है उनको फोन किया और उसके साथ ही उनका गिरफ्तार किया है। तो प्रदर्शनकारियों की कुल मांग क्या है, कब तक रिहा करवाना चाहते हैं? जी देखिए फातिमा, मैं बता दूं कि ये जो मीडिया की जो प्रदर्शन चल रहा है, उनकी मांग यही है कि दिलवर हुसैन को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए बिना कोई शर्त के। तो अब आगे इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है सरकार की तरफ से? जी देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और देखा जा रहा है कि अपेक्स बैंक के जो अधिकारी है उन लोगों ने भी बताया कि ये अपेक्स बैंक के जो पूरी घटना कुछ अलग है और वहाँ के एक कर्मचारी ने जो केस FIR दर्ज किया है और इसको लेकर अपेक्स बैंक का कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा अपेक्स बैंक के अधिकारियों ने बताया है। तो चंदन, क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा प्रदर्शन जारी रहेगा? जी देखिए, मैं बता दूं कि जब तक दिलवर हुसैन को पूरी तरह से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ये मीडिया कर्मी हो या प्रेस क्लब हो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार दिलावर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी को लेकर आपको बता दें, विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पत्रकार संगठनों और नागरिक समाज में भारी आक्रोश है। उनकी मांग है कि बिना शर्त जल्द से जल्द रिहाई कर दी जाए। वहीं उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के महासचिव राणा ज्योति नियोग के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार हैं असम के दिलावर हुसैन मजूमदार, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर अब पत्रकार संघ में आक्रोश देखा जा रहा है। बुधवार को मार्गेरिटा पत्रकार संघ ने मजूमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं आपको बता दें, पत्रकार संघ ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के महासचिव राणा ज्योति नियोग के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, लगातार पत्रकारों की यही मांग है कि जल्द से जल्द बिना किसी शर्त के मजूमदार की रिहाई कर दी जाए। तो गिरफ्तारी पर यह बवाल, असम में सीएम शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अपेक्स बैंक से जुड़ा यह भ्रष्टाचार मामला बताया जा रहा है। जांच के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार संघ ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। जिला पत्रकार संघ के महासचिव राणा ज्योति नियोग के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मजूमदार की बिना शर्त की रिहाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें, नागरिक समाज और पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी संघ ने मजूमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए सीएम शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।